हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और आज हम हैं BMOU की साइट पे, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की साइट पे। और बीएड के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं घर बैठे बीएड करने के लिए, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। 13 तारीख की गुड न्यूज़ है। 13 तारीख को आपका जो है नोटिस आया हुआ है बीएड 24-25 सेशन के लिए। तो क्या इसकी अपडेट है, किस तरीके से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद आपका कोई डाउट रह जाता है तो ही कमेंट कीजिए, बिना वीडियो पूरा देखे प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा। ओके, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्सिटी का नाम है हमारा वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, जो कि राजस्थान में है। और यहाँ पे ज़्यादा हम बिना पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मोटा मोटा इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है आपका ये NCT से अप्रूव्ड, एक रिकॉग्नाइज्ड है, डेट वगैरह दी है, NCTE से रिकॉग्नाइज्ड है, उसका नंबर वगैरह है, ये आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये तथ्य हैं थोड़े से पाठ्यक्रम संबंधी जो मान्यता मिलती है, जो हम अप्रूवल लेते हैं। और ये अप्रूवल है, ये इसका जो है रिकॉग्निशन ऑर्डर भी है, ये आप लोग देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ, कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं इस PDF को अपलोड कर दूँगी। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ मुझे व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हो। तो ये वर्धमान यूनिवर्सिटी के बारे में है, आपको टाइम लगे तो पढ़ लीजिएगा इसको डाउनलोड करके, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रही हूँ। तो बेसिक तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है बीएड के लिए। तो यहाँ पे जो आपके फॉर्म है, मैं बता दूँ कि आपके जो फॉर्म है सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, ये इन्होंने बिल्कुल बोला हुआ है, ठीक है। तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 13 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, यानी आज से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं इसको भरना। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 तारीख है, 31 जनवरी है। तो टाइम काफ़ी मिल गया है, प्लीज़ इसको टाइमली आप लोग मतलब जो है अप्लाई कर दीजिएगा। और यहाँ पे भी बोला है ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं होगा, हार्ड कॉपी नहीं होगी। अब यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 500 रुपये में भरा जाएगा, आपको 500 रुपये यहाँ पे पे करने होंगे। अब हम बात करते हैं योग्यता की, जो कि मुझे लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, और आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि इसी में आप लोग मुझसे सबसे ज़्यादा कमेंट करते हो इसी चीज़ के बारे में। तो ऐसे सेवारत प्राइमरी शिक्षक जो निम्नलिखित तीनों योग्यताएं एक साथ रखते हो, यानी इनमें से कोई एक नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो तीनों आपको चाहिए ही चाहिए। सेवारत मतलब अभी आप कहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो पहली योग्यता कौन सी है कि आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, आपके जो आर्ट्स, साइंस और जो कॉमर्स होता है, परीक्षा सामान्य वर्ग, इसमें आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो कि आपने आर्ट्स स्ट्रीम से या साइंस स्ट्रीम या जो अपना मैथमेटिक्स होता है उससे अगर की है, कॉमर्स से, तो आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। मतलब मिनिमम बोला है, 50 से ऊपर हो तो वो तो बढ़िया है, बाकी मिनिमम 50 है। और यदि आपने बीटेक स्नातक विज्ञान गणित विशेषज्ञता के साथ सामान्य वर्ग न्यूनतम 55% से उत्तीर्ण की है, देखो आपने MA या BA किया है साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम से, तो आपको 50% चाहिए। लेकिन अगर आपने बीटेक ग्रेजुएशन किया है साइंस या इसमें मैथ्स में, तो आपको 55% मार्क्स चाहिए, और ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और बाकी SC ST OBC जो PWD का है वो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इन्होंने क्या कहा है। सेकंड वन इज़ जिन्होंने नियमित रीति से BSTC DLED इत्यादि समकक्ष द्विवर्षीय प्राइमरी अध्यापक शिक्षक प्रशिक्षण NCTE से प्राप्त मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण किया हो। तो सेकंड है, इसमें एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मैंने डाइट राजेंद्र नगर जो कि दिल्ली में है, यहाँ से मैंने DLED किया हुआ है, प्लस ग्रेजुएशन में मेरे 59% मार्क्स हैं। तो इस बेस पे मैंने जो है, और मैं कभी एक स्कूल में वर्किंग भी हूँ, तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। वो बात अलग है, मेरी BEd कंप्लीट हो चुकी है,
लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। अब ये जो मैंने डीएलएड किया है, यहाँ पे मैं 2 साल रेगुलर गई थी, ऐसा नहीं है कि मैंने ओपन से कर लिया है। तो काफ़ी कैंडिडेट अभी मुझे मैसेज करेंगे, मैम हमने एनआईओएस से डीएलएड किया है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिन्होंने रेगुलर मोड से डीएलएड, बीएसटी, बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड, डीपीएससी, मतलब जो 2 साल के हमारे टीचिंग डिप्लोमा होते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए, अगर आपने वो किया है, वो भी रेगुलर मोड पे, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड कंडीशन आपको होप क्लियर हो गई है। थर्ड है, किसी राजकीय, गैर राजकीय मान्यता प्राप्त होना चाहिए। विद्यालय में वर्तमान में प्राइमरी कक्षाओं 1 से 5 अथवा कक्षा 1 से 8 को पढ़ाने वाले अध्यापक हों। तो अब इन तीनों में से कोई आपके पास एक भी क्राइटेरिया नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को यहीं पर रोक सकते हैं, क्योंकि जब तक ये तीनों नहीं होंगी तब तक आप ये फॉर्म जो अप्लाई है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मोटा मोटा बोला हुआ है कि तीनों योग्यताएं एक साथ रखते हों। ठीक है, तो होप यहाँ पे जो हमारा बेसिक था, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है योग्यता, तो वो क्लियर हो गया है। वीडियो भले ही लंबी हो जाए बट मैं आपके डाउट पूरे क्लियर करूँगी इस वीडियो में। ओके, अब यहाँ पे है राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति जो SC ST OBC जो NCL है, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, दिव्यांग तथा विधवा एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी को उक्त स्नातक स्नाकोत्तर अर्हता प्रतिशत में 5% की छूट प्रदान की जाएगी। यानी अगर कोई कैंडिडेट SC है तो उसको क्या होगा, उसका ग्रेजुएशन में अगर 45% मार्क्स भी है तो वो एलिजिबल है। ठीक है, बाकी 2 क्राइटेरिया भी होने चाहिए, बट उसको 5% की छूट मिलेगी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स में। तो होप यहाँ पे क्लियर हो गया है। नॉट इवन SC SC ST OBC, ठीक है, और अति पिछड़ा वर्ग है, और आपके जो है दिव्यांग हो गए हैं, विधवा, तलाकशुदा, लेकिन शर्त ये है वो राजस्थान के हो। ठीक है, यहाँ पे बोला है राजस्थान के, तो यहाँ क्लियर हो गया है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने नोट दिया हुआ है कि देखो नियमित रूप से किया हुआ होना चाहिए। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रही हूँ। एंड सेकंड वन थिंग इज़ कि आपने जहाँ से 2 साल का डिप्लोमा किया है प्लीज़ उसको चेक कर लेना, वो NCT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है NCT से मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही प्रवेश फॉर्म भरें व संकलन करें। आपको ये भरना भी होगा और दिखाना भी होगा। तो आप NCT से कैसे अपना जो जहाँ से आपने DLED वगैरह किया है वो कैसे कर सकते हो, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे रही हूँ, किस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। तो आप उस तरीके से चेक करके एक बार देख लेना, वैसे सबको पता ही होगा। दूसरा है, यदि किसी अभ्यर्थी के में अंक तालिका प्रमाण पत्र, परीक्षा सत्र परिणाम घोषणा की तिथि 2 से 3 माह से ज़्यादा का अंतर हो तो प्रार्थी इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का नियमित रूप से फेस टू फेस करने का शिक्षण सत्र किया है। तो भाई यहाँ पे यही है, जिनका अभी रहता है या अभी रिजल्ट आना रहता है DLED वगैरह का, टीचिंग डिप्लोमा का, तो आपको यह प्रूव करना होगा, वहाँ से लिखवाना होगा, और तब आप जब आवेदन फॉर्म भरेंगे तो आपको उसका वो सर्टिफिकेशन देना होगा कि अभी आप भर सकते हैं और काउंसलिंग के टाइम तक आप जमा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ नोट एक और है, शिक्षण अनुभव में न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव की बाध्यता नहीं है। क्या अभी काफ़ी लोग पूछेंगे मुझसे कि मैम मिनिमम कितना एक्सपीरियंस चाहिए, तो इन्होंने बोला है कि कोई बाध्यता नहीं है कि आपको 2 साल का ही एक्सपीरियंस चाहिए, बस आपको वर्तमान में अध्यापक होना पर्याप्त है। कि मतलब आपको प्रेजेंट में, चाहे मान लो आपने आज ही ज्वाइन किया है स्कूल, तो यानी आपको अभी वहाँ पे वर्किंग होना ज़रूरी है, लेकिन पूरी BEd के दौरान भी वह अध्यापक रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है आज मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने शो कर दिया मैं यहाँ पे टीचर हूँ इस स्कूल में और मैं पढ़ा रही हूँ, और मैंने 4 दिन बाद जॉब छोड़ दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक मेरी BEd पूरी नहीं हो जाएगी, जैसे मेरी BEd में 24 में एडमिशन ले रही हूँ, 26 में मेरी BEd कंप्लीट होगी, तो मेरी जो BEd है 26 में कंप्लीट होगी, तो 26 तक मुझे पढ़ाना ज़रूरी है सेम स्कूल, क्योंकि हम शो कर चुके हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट तो अलग है, अगर ट्रांसफ़र वगैरह हो जाता है उसका एक केस अलग है। अगर प्राइवेट स्कूल में हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उसी स्कूल में रहें, क्योंकि आपको जो इंटर्नशिप वगैरह है वो वहीं पे शो करनी होती है। यदि कोई अभ्यर्थी परिवीक्षा काल के दौरान आवेदन कर रहा है तो विभाग से स्वीकृति लेना उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। तो भाई अगर अब कहीं परिवीक्षा काल के दौरान विद्यार्थी, परिवीक्षा का मीनिंग एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे।
परिवीक्षा का मैंने भी देखा है, परिवीक्षा प्रोबेशन होता है, मुझे नहीं पता था इसका मीनिंग। तो मतलब यही है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग है तो अगर आप प्रोबेशन पे है तो आपको एनओसी लेनी होगी स्कूल से। एनओसी की फुल फॉर्म होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये आपको स्कूल से लेना होगा। विभाग उन्हें किन्हीं शर्तों पर स्वीकृति देता है और बीएड अवधि में नियत समय पर यदि कोई घटक पूर्ण नहीं कर पाता है तो विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो अपने स्कूल से परमिशन ले लेना, कल को अगर स्कूल वाले कोई पंगा करते हैं तो भाई यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगी उस चीज़ के लिए। दोनों वर्षों के संभावित कैलेंडर में उल्लेखित तिथियों में किसी कारणवश परिवर्तन हो तो यह विद्यार्थियों को मान्य होगा। अगर कोई चेंज होता है एग्ज़ाम में या कुछ भी अप डाउन्स होते हैं, यार इतना होगा नहीं बट ठीक है। तो होप यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई है। और यहाँ मैंने बता दिया है आरक्षित वालों को 5% की छूट दे दी जाएगी। और यदि कोई विद्यार्थी ने 2 विषयों में स्नातकोत्तर कर रखा है, अगर आपने एमए 2 सब्जेक्ट में की है तो उसी विषय का उल्लेख करें जिसमें आप बीएड को लेना चाहते हैं। जो सब्जेक्ट आप बीएड में लेना चाहते हैं उसी एमए को शो करें, 2 एमए शो मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने नोट दिया हुआ है। एंड थर्ड नोट है, जिन विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर पीजी में और यूजी में उसकी अंक तालिका में अगर सीजीपीए ग्रेड मिला है तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से उस ग्रेड को परसेंटेज में बदलवा कर ही आवेदन फॉर्म के साथ संकलन करें। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पूरी एक जगह लिख लेना, सब क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए मैंने बता दिया है, सब क्लियर करके तो ही फॉर्म भरना, क्योंकि यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड होने हैं। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष है, मैक्सिमम 5 साल है, क्रेडिट आपके 75 है और फीस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे 26,000 रुपये आपके फर्स्ट ईयर की फ़ीस है और सेमेस्टर वाइज नहीं है, यहाँ एनुअल है। तो सेकेंड ईयर की फ़ीस आपकी 26,880 रुपये है। और यहाँ पे बोला है अथवा राज्य सरकार द्वारा परिवर्तन राशि दोनों में से एक जो भी है प्रवेश वरीयता सूची में आने पर काउंसलिंग के दौरान आपको ये देनी है, ठीक है। और जो भी है नेट बैंकिंग वगैरह इस तरीके से आपको ये करना है। अभी कुछ नहीं देना है, अभी सिर्फ आपको 500 रुपये देने और फॉर्म भरने हैं। शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, अब हम इसे देख लेते हैं। तो शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, तो किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय से ही शिक्षक होना आवश्यक है, ये मैंने आपको अभी चीज़ क्लियर कर दी है। और 2 वर्ष का हो ये बाध्यता नहीं है, बट अभी आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो तो ये आपको अपलोड करना होगा जब आप फॉर्म भरेंगे। और कैसा होगा, किस तरीके से आपको बनवाना है, मैं इसके बाद तुरंत वो वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप लोग देख लेना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे तक अभी काम है, क्योंकि काउंसलिंग वगैरह जो भी आगे रहेगा मैं आपको सारी अपडेट्स दूँगी आगे। अब इसके बाद है आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप जो बनवाएंगे, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो साफ़ सुथरी भाषा में लिखा हो, काट छाट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा है सभी प्रमाण पत्र पूर्ण होना चाहिए, आपका जो शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र है सभी प्रकार से वो कंप्लीट होना चाहिए। जो डेट वगैरह होती है, जो आपके स्कूल का जो नंबर होता है मान्यता प्राप्त। अब काफ़ी कैंडिडेट पूछेंगे मैम मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में वर्किंग हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल वाला नहीं है, जो निजी स्कूल होते हैं उनका एक रिकॉग्निशन जो नंबर होता है, ठीक है, तो वो उनको डालना होगा, पंजीकरण जो संख्या होती है तो ये होगा। और निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शिक्षण अनुभव पत्र, तो जिला अधिकारी ब्लॉक अधिकारी से भाई आपको उसको स्टैंप लगवानी है, हस्ताक्षर करवाने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और शिक्षक जो स्वयं विद्यालय प्रधान है वे अपने उच्च अधिकारी से शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करवाकर प्रस्तुत करें, ठीक है, जो सेल्फ अटेस्टेड है इस तरीके से। उसके बाद 5वां है वे अभ्यर्थी जो राजस्थान से बाहर किसी और स्कूल में हैं वे अपने शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र को संबंधित जिला अधिकारी सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर कर तो आपको ये जमा करवाना है, ठीक है। और उनका विश्वविद्यालय बीएड में प्रवेश हो जाता है तो वे अवकाश लेकर जो भी आपका अगर विद्यालय से बाहर राजस्थान से बाहर के इंटर्नशिप वगैरह जो भी होगी वो सारी यहाँ पे आपकी होगी, तो उसके लिए प्रॉपर आपको एक परमिशन लेनी होगी। अब एनसीटी से यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है, यदि किसी अभ्यर्थी अथवा रक्षा कर्मी ने राजस्थान राज्य से बाहर का शिक्षण प्रमाण पत्र जो डीएलएड वगैरह किया हुआ है तो वो 2 वर्ष का होना चाहिए, पहली बात। दूसरा है वो रेगुलर मोड पे होना चाहिए। और यहाँ पर दिया है कि तीनों का उल्लेख किया गया हुआ जारी प्रमाण पत्र जारी प्रस्तुत करें, इस प्रवेश पत्र भरते समय संकलन करें और काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करें। तो बात
ऐसी है, मैं बता देती हूँ आपको कि आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड होगी, 12th की मार्कशीट अपलोड होगी, आपके डीएलएड वगैरह के जो सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्री है, मार्कशीट है, वो हो गई, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो गई, और आपका एनसीटी से अप्रूव्ड एक जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट होता है कि आपने आपकी जो डीएलएड थी आपने जहाँ से की है क्या वो एनसीटी से अप्रूव्ड है आपका इंस्टीट्यूट, वो हो गया। और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो हो गया। और इसके अलावा अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो उसका सर्टिफिकेट। तो होप आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब प्रवेश आरक्षण नीति, तो ये आरक्षण नीति है जो रिजर्वेशन है, मैंने आपको बता दिया है एससी एसटी वालों का, ठीक है। आरक्षण का लाभ ले रहे विद्यार्थी को भरने से पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनका यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ जो भी रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो या तलाकशुदा महिलाएं हो या विधवा हो या मतलब दिव्यांग हो, तो यहाँ पे सारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने जो जो रिक्वायरमेंट मांगी हुई है, तो आपको भी अपना जो सर्टिफिकेट है कि आप उस चीज़ से बिलोंग करते हो तो आपको वो शो करना होगा, और ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वो अपलोड करना होगा। शिक्षण विषय चयन संबंधी, तो बीएड विषय में प्रवेश लेने के लिए अभ्यर्थी के स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री में विद्यालय शिक्षण विषय होना अनिवार्य है, ठीक है। तो शिक्षण विषय तो मतलब वही है ना, जो हमने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट हो हम उसी में तो बीएड कर सकते हैं, तो ये तो सबको कॉमन सी चीज़ है, पता ही होगी, ठीक है। और बाकी ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वगैरह का दिया भाई, इसको देख लेना क्योंकि इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इतना ज़्यादा मैं इसको लेकर बैठी तो बनाने के लिए ऑलरेडी 16 मिनट क्रॉस कर चुकी है वीडियो। सामान्य निर्देश हैं ऑनलाइन प्रवेश भरने से पहले, तो प्लीज़ आप इसको चेक कर लेना एक बार। मैं पीडीएफ को डाल रही हूँ उसको टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोग इसको चेक कर लेना। जहाँ जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपको मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे नियम बताए हुए हैं, प्रवेश नियम है, ठीक है। तो यूजी में प्राप्त प्रतिशत को आधार बनाकर मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर है बीएड कार्यक्रम जनवरी 2024 प्रवेश में वरीयता सूची के लिए मेरिट निर्माण के नियम, न्यूनतम योग्यता के साथ बीएड कार्यक्रम सत्र 2024 के प्रवेश नियम। तो आपके जो ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे जो मेरिट बनेगी, यूजी में समान प्रतिशत होने की स्थिति में 12वीं के प्राप्त प्रतिशत को मान्य किया जाएगा। 2 कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए कैंडिडेट बी। कैंडिडेट ए के मार्क्स है 51% और कैंडिडेट बी के भी मार्क्स है 51%। तो अब इन दोनों में से किसको लेना है, तो फिर हम इनके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे कि 12th में ए के मार्क्स हैं 80% और इसके हैं 79%, तो फिर ए को वरीयता दी जाएगी। लेकिन अगर 12वीं में भी सेम है दोनों के मार्क्स तो फिर 10th का देखा जाएगा, और 10th में भी सेम है तो उनका शिक्षण अनुभव देखा जाएगा, और शिक्षण अनुभव सेम है तो जिसकी ज़्यादा उम्र होगी उसको वरीयता दी जाएगी, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। और बीएड कार्यक्रम 2024 प्रवेश हेतु आवेदन फॉर्म के साथ लगाए जाने वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो काउंसलिंग के टाइम भी चेक होंगे आपके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप एक बार मैं और बता देती हूँ, ठीक है। तो राजस्थान डोमिसाइल प्रमाण पत्र, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बीएसटीसी मार्कशीट, ठीक है, जो आपने डीएलएड वगैरह जो भी किया हुआ है, और थर्ड है 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, बीए की मार्कशीट, एमए की मार्कशीट, आयु प्रमाण पत्र ये भी इन्होंने मांगा है, और शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र। फॉर्मेट एक ही होगा, वो फॉर्मेट की वीडियो में जल्दी बना दूंगी, उसी फॉर्मेट में आपको देना है, उसके अलावा कोई फॉर्मेट में नहीं यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। और आपका जाति प्रमाण पत्र, जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 1 साल से पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब रिन्यू वाला होना चाहिए, नया होना चाहिए। 10वां है, इनमें से जो जो चीज़ें आप मतलब जिस कैटेगरी में आते हैं आपको वो चीज़ें देनी है, ठीक है। सेवारत, सेवा मुक्त, सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी प्रमाण पत्र, तो भाई ये जो क्या बोलते हैं, कैसे बताऊँ मैं, जो रक्षाकर्मी वगैरह होते हैं सेना वगैरह में होते हैं उनका है ये, ठीक है। कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र, भाई जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए है ये। तलाकशुदा महिला प्रमाण पत्र, तो ये 12 चीज़ें हैं, और जो बेसिक है वो तो सभी के लिए सेम है, बाकी जो अलग अलग क्राइटेरिया में या कैटेगरी में है तो वो अपना देख लेना, ठीक है।
विकलांग प्रमाण पत्र का भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेना, तभी आप लोग फॉर्म भर लेना। और आवेदन में दी गई जो जानकारी है वो अंतिम मानी जाएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ 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 डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसको अच्छे से चेक कर लेना, कहीं कुछ गलत ना भर दो, क्योंकि उसको भरने के बाद उसमें चेंज नहीं हो पाएगा। और शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है, क्योंकि शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र मुझे समझाना पड़ेगा अच्छे से। तो होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। कुछ रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो लंबी है, फिर भी इसको पूरा देख लेना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू।